सैलाब के बावजूद इमरान खान साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं। इस इलेक्शन कैंपेन का 1 पॉइंट एजेंडा नए इलेक्शन है। अब उन्होंने फिर से जारहाना अंदाज अपनाते हुए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की धमकी दे दी है। दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि खान साहब को कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। क्या यकीन दहानियां करवाई गई हैं और क्या खान साहब यकीन करेंगे या नहीं? इमरान खान साहब ने मुसलसल इदारों को तख्ता मशक बना रखा है और उनके मुतनाज़े बयानात की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। खान साहब के हर मुतनाज़े बयान के बाद दूसरी जानिब से मुज़म्मती बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी गेम ऑफ थ्रोन्स का दी एंड कैसा होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई में होशरुबा इजाफा हो रहा है, जिसके बाद दुनिया भर की हुकूमतें खतरे में हैं और मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। क्या अब की बार दुनिया भर में निजाम बदला जाएगा? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, कल एक इंतहाई दिलचस्प मैच हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टाकरा था। मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स से पहले थोड़ा सा वो डिस्कस कर लें। मैं बड़ी मायूस हो गई शुरू में जब बाबर आजम आउट हो गए, घबरा गई थी मैं, लेकिन मैच वॉज इंटरेस्टिंग। आपका क्या तबसरा इस पे? यार ऐसे है कि मैंने भी देखा था और जब बाबर आउट हुआ है तो ज़ाहिर है उस वक्त थोड़ी सी मायूसी तो हुई, मगर बाबर ने पिछली 3 इनिंग्स के अंदर उसकी फॉर्म थोड़ी आउट रही, तो इसलिए मुझे ये फ़िक्र था कि बाबर शायद जल्दी आउट हो जाएगा, तो वही हुआ। फॉर्म नहीं है आजकल। मगर फिर उसके बाद जब हम सब मायूस होने लगे कि रन रेट बहुत बढ़ रहा था और 1-2 विकेटें और गिर गई तो फिर रिजवान ने जिस किस्म की बैटिंग की वो फॉर्म में है। अल्लाह करे उसकी फॉर्म रहे, बिकॉज इट्स ट्रिमेंडस फॉर्म और ऐसे लगता है कि ही इज़ ऑलवेज बीन देयर। हमारे पिछले विकेट कीपर कैप्टन जो हैं वो बिल्कुल लोग उनको भूल गए हैं और अब सिर्फ रिजवान है। ही इज़ इन ट्रिमेंडस फॉर्म। मगर फिर वंस अगेन नवाज़ ने आपको बचाया। हाँ, अब की बार भी नवाज में, लेकिन एक्सटेंशन मिल गई सेठी साहब, एक्सटेंशन मिली है ये। हाँ, आपने देखा नहीं कि नवाज कहाँ 7वें नंबर पे थे, हाँ, फिर कहाँ 4थे नंबर पे आ गए। तो फिर ये इट वाज अ गुड कैप्टनसी ऑन बाबर्स पार्ट कि उसे प्रमोट कर दिया। अब क्या आप इशारे किस तरफ ले जाना चाह रही हैं? सेठी साहब, मैं सिर्फ एक बात करूं, आप अब शरारत की तरफ जा रही हैं, तो मैं एक बात कहूं कि ऑनेस्टली जब वो लास्ट ओवर में मैच गया ना, तो उससे एक सेकंड लास्ट ओवर में, तो यकीन करें माय हार्ट स्टार्टेड टू गो ठक 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 ठक। अच्छा, आई गॉट वेरी अपसेट। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मुझे, उल्टा ही ना हो जाए कुछ। डर तो था। मतलब है कि इतना भी नहीं होना चाहिए यार। आई मीन क्रिकेट है, हार जीत होती है। इंडिया पाकिस्तान तो खैर ज़्यादा ही होता है, मगर ये ठक 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 ठक। तो मैंने फिर सोचा अल्लाह मियाँ जल्दी ख़त्म करनी है ना, होगा कि उससे पहले असी तो फारग हो जाइए। लेकिन आपके साथ ना बहुत सारे और नौजवान भी जो थे ना, वो बड़े, उनके भी दिल ऊपर नीचे उठते, क्योंकि ये मैच ही ऐसा था। हाँ, ऐसे ही था। मैंने ट्वीट भी की थी। बिल्कुल, मैंने कहा अनबिलीवेबल गेम। बिल्कुल, मैंने वो पढ़ी थी। ये हार्ट अटैक्स इस किस्म के गेम के साथ ही होते हैं। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सिचुएशन भी सेठी साहब बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। एक तरफ तो सैलाब ने मुल्क को जो है वो घेरे में लिया हुआ है, ज़ाहिर आफत है, अल्लाह हमें इस आफत से बचाए। लेकिन इससे भी बड़ी जो एक चीज़ है वो सुनामी है, और आपको पता है सुनामी थमने वाली चीज़ तो नहीं है। सुनामी की कप्तानी जब इमरान खान साहब कर रहे हों तो फिर सामने कौन सा सैलाब है ये तो पता ही नहीं चलता। लेकिन खान साहब क्या कहते हैं इस पे? उन्होंने फैसलाबाद जलसे में क्या बातें की हैं गुज़श्ता रोज़, वो पहले हम दिखा देते हैं। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। खान साहब, नॉट कमिंग स्लो, लेकिन आपने इसके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन की थी। आपने क्या कहा था, मैं वो भी दिखा देती हूँ।
आपको एक पैगाम दे दिया गया है, आप समझ जाएं उस पैगाम का क्या मतलब है, सोचे समझे वो पैगाम दिया गया था। वो ये दिया गया था, आपको याद होगा कि अगर खान साहब जलसा जुलूस करेंगे इस्लामाबाद में तो रेंजर्स जब बुलाए जाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट जब बुलाएगी तो उनको रेंजर्स दे दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि रेंजर्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये पैगाम यही था कि वी विल फॉलो ऑर्डर्स, और ये हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत है, इसके ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। आप बड़े हार्ड रिएक्शंस देख रहे थे, डिसअपीयरेंसेस हो रही थी ना, तो अब ये है कि पीटीआई के साथ बड़े सॉफ्ट रिएक्शन आ रहे हैं, बड़े सॉफ्ट। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, मगर मैं ये समझ, हाँ, ये बड़े सॉफ्ट रिएक्शन आ रहे हैं, और मगर मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये सॉफ्ट रिएक्शन हार्ड हो जाएंगे अगर पीटीआई इसी मौक़िफ़ पे डटी रही और इसी तरीके के साथ फ़ौज के लीडर्स की और फ़ौज की तौहीन करती रही और गाली गलौज पे आई रही। आपने कहा कि सॉफ्ट रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन वो हार्ड भी हो सकते हैं वो रिएक्शंस, और हम देख रहे हैं कि खान साहब इस वक्त बड़े दबंग आ रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है लेकिन वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मायूसी का इजहार भी किया गया है बहुत सारे हलकों की तरफ से। उनके खुद सदर साहब ने कह दिया कि इमरान खान साहब वजाहत करें इस बयान की जो उन्होंने आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये अपनी चोरियाँ छुपाने के लिए आर्मी चीफ लेकर आएंगे, जो भी लेकर आएंगे बड़ा क्वेश्चनेबल है। लेकिन उनके अपने सदर साहब कह रहे हैं कि ये खुद वजाहत करें। फिर ISPR का भी बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा कि बड़ा शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है पाक फौज में। तो सेठी साहब, रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं इमरान खान, कर रहे हैं, या नहज पे पहुंच गए हैं? ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है। देखिए, मैंने कहा था कि बड़ा सॉफ्ट रिएक्शन आ रहा है खान साहब पे, मगर इम्कान ये है कि अगर ऐसे ही ये चलते रहे तो ये सॉफ्ट रिएक्शन हार्ड हो जाएगा। तो पहली स्टेज पे जब ये थोड़ा सा हार्ड हुआ, वो स्टेज वो थी जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉरेन फंडिंग के रिज़ल्ट्स जो हैं उन्होंने पब्लिक कर दिए। खान साहब को बहुत तकलीफ़ थी उस पर, बिकॉज वो बहुत सॉलिड केस है खान साहब के ख़िलाफ़, और वो एक ऐसा केस है जिसमें इनको इंटरनेशनली भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ खान साहब उसके ख़िलाफ़ थे कि वो नहीं आना चाहिए। 7 साल उन्होंने रोका और इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हेल्प की कि उसको रोका रखा, सबको पता था क्या हुआ है। फिर जब खान साहब ने एक रेड लाइन क्रॉस की, 2 की, 3 की, तो फिर फॉरेन फंडिंग केस की बाहर आ गया वो 8 साल बाद, 7-8 साल के बाद। अब वो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब उसमें क्या है वो आगे जाके मैं बात करता हूँ आपसे। फिर ये खान साहब ने फिर रुके नहीं, खान साहब ने और बातें की, तो फिर अदालतों में केसेस शुरू हो गए उनके खिलाफ। ऐसे ही है बिल्कुल। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मुश्किल उनको मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को सेंटेंस किया हुआ है, और अगर वो सामने रखा जाए तो फिर खान साहब तौहीन अदालत, तो फिर खान साहब बचते नहीं। मगर कोई नहीं चाहता कि खान साहब जैसे लीडर को एक तौहीन अदालत केस पे छुट्टी कराई जाए। मगर तलवार तो है, इसी तरीके के साथ वो एक और तलवार भी लटक रही है, नैब वाली तोशाखाना वाली। एक ये सारी चीज़ें बाद में हुई हैं। जैसे खान साहब ऊपर चढ़ते हैं और गाली गलौज की तरफ आते हैं और फ़ौज को अटैक करते हैं, हुकूमत को तो वो अटैक कर ही नहीं रहे, वो तो ही इज़ फॉरगॉटन अबाउट द गवर्नमेंट। वो अब और क्या कहेंगे, वो पुरानी बात ही करते हैं। तो उनकी सारी अटैक जो है इस वक्त आर्मी की लीडरशिप के ऊपर है। तो अब बात यह है कि ये अगेन मैं समझता हूँ एक रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है। उसकी वजह ये है, ये जो रेड लाइन है ये जेन्युइनली इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ है, सिर्फ एक जर्नैल के ख़िलाफ़ नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है, देखिए नवाज शरीफ साहब ने 2 नाम लिए थे और मरियम बीबी ने भी एक आध नाम लिया था, ख्वाजा आसिफ ने भी शायद लिए हों, जिसकी वो हर रोज़ ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते रहते, रीपोस्ट करते रहते, पीटीआई वाले रीपोस्ट करते, देखें जी उन्होंने क्या कहा था, तो आपने उनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया और आप हमारे खिलाफ आप इसको केस बनने जा रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। दरअसल उन्होंने 2 बातें कही थी जो खान साहब नहीं कर रहे, खान साहब उससे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने 2 बातें कही थी। उन्होंने एक ये कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ आप मेहरबानी करके न्यूट्रल हो जाएं, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप मत करें, ये कहा था। मतलब उनका ये था कि आइन के मुताबिक आपको किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। आप ये जो साइड्स ले रहे हैं, जो आज भी ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात, साइड्स ले रहे हैं, ये साइड्स मत लें। खान साहब का बयानिया ये है कि आप मेरी साइड लें, न्यूट्रल ना हो। अच्छा। क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि खान साहब ने एक इंस्टीट्यूशनल अटैक की है,
उन्होंने 2 जर्नलों के ऊपर बात की थी और सिर्फ इस हद तक गए थे कि देखिए आप ख्याल रखें इंस्टीट्यूशन बदनाम हो जाएगी, आप किसी की साइड्स ना लें, जो कि आइन और के मुताबिक थी। तो अगर नाम ले लिया, और ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू की थी बात खलाई मखलूक से, वापडा, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, खलाई मखलूक, यही थी ना, इस्टेब्लिशमेंट, भाई लोग, फरिश्ते, मतलब एक कोई इधर आता नहीं था, इससे आगे आज तक कभी बात नहीं गई थी। खान साहब तो किसी और लेवल पे ले गए। अगर वो रेड लाइन थी तो ये तो रेड बैरियर क्रॉस हो गया अब। अच्छा, अब वो कैसे, क्योंकि खान साहब का जो बयान है उससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई। पहली बात तो ये है कि वो समझते हैं कि इस हुकूमत का रहना एक दिन भी और वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये रह गए नवंबर तक तो फिर अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये हुकूमत करेगी। जो वो पेग ले रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ ने या पीडीएम हुकूमत ने नई अपॉइंटमेंट की तो इमरान खान के मुताबिक वो उसी जर्नैल को लगाएंगे जो उनके हक में होगा और वो गद्दार होगा। अच्छा। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि जिसको भी ये लगाएंगे मैं समझता हूँ कि वो गद्दार होगा और वो अपनी चोरी छुपाने के लिए, और वो इनका साथी होगा। कहने का ये मतलब है कि 5-6 सीनियर जनरल्स जो कि लाइन में होते हैं, जिसमें से सिलेक्शन होती है, किसी को भी आप सिलेक्ट कर लें तो वो जिसको भी ये हुकूमत सिलेक्ट करेगी तो वो खान साहब ने पहले ही रूल आउट कर दिया कि मैं उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाऊँगा और वो मुहिबुल वतन नहीं है। मुहिब वतन आएगा तो वो फिर ज़ाहिर इनसे हिसाब लेगा। तो नहीं, वो उनका ये कहना है कि मुहिबुल वतन तो है ही नहीं अब, क्योंकि ये जिसको लगाएंगे वो मुहिबुल वतन नहीं होगा। तो मतलब 15-20 में से एक जिसको लगा देंगे वो मुहिबुल वतन नहीं है। कहने का ये मतलब है मुहिबुल वतन वही होगा जिसको मैं लगाऊंगा। जाहिर है ना, क्योंकि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ उस वक़्त इशू था कि खान साहब एक जनरल को लगाना चाहते थे क्योंकि वो समझते थे वो मुहिबुल वतन है। ये उस वक़्त के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जब वो जनरल बाजवा के और जनरल फैज़ के गाने और गीत गाते थे। उसके ऊपर बहुत से शॉर्ट्स हैं, पता नहीं वो आप चाहें तो दिखा भी दें कि जी क्या क्या इन्होंने बातें की हैं जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज़ के बारे में, कि कमाल के, इनसे बड़े बेहतर मुहिबुल वतन जनरली कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक सफ़े पे हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो मसला तो उस दिन बना जब वो फ़िक्रमंद हो गए कि इनको सपोर्ट कर करके हमारी आइन, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो बदनाम हो रही है, इसलिए हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अब हम नैपीज़ का वक्त ख़त्म हो गया है, 4 साल के बाद हम नैपीज़ नहीं चेंज कर सकते आपके, ठीक। तो अब खान साहब ने ये जो बयान दिया है इसके साथ तो उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है कि सारे जर्नैल जो वहाँ इस वक्त लाइन में होंगे फॉर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ आर्मी चीफ, वो सब फिक्रमंद होंगे। पहले ये होता था, सब उम्मीद पे होते थे कि हमें लगाया जाएगा, अब सब फिक्रमंद होंगे कि जिसको लगाया जाएगा खान साहब उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसका ये मतलब है कि खान साहब ने सारी जो इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से ये आर्मी चीफ लगता है, कैसे प्रमोशन होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, उसको फारग कर दिया। तो इससे बड़ी कंट्रोवर्सी और तौहीन फ़ौज की एज एन इंस्टीट्यूशन और आइन जो कि बताता है किस तरीके से जनरल्स लगाए जाते हैं और प्रमोट होते हैं, उन्होंने ये इसलिए इसके ऊपर इतना रिएक्शन आया है कि खान साहब ने तो अब किसी को नहीं छोड़ा। एक जर्नैल का कहते, अगर वो कहते कि अगर फलाने को लगाया जाता तो मैं समझूंगा कि वो तो इनका आदमी है, लेकिन जो भी ये लगाएंगे, अब जो भी ये लगाएंगे, तो अब ये है कि इससे 2 चीज़ें मुझे शक पड़ता है। वो क्या? एक तो ये कि इनका ये ख्याल है कि खान साहब का कि अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल गई तो फिर गाली पड़ेगी उनके ऊपर खान साहब की तरफ से कि वो तो है ही नहीं मुहिबुल वतन। अगर वो नहीं और कोई और लेता है और खान साहब शक करते हैं कि फ़लाने को लगाने जा रहे हैं तो खान साहब उसको गाली देंगे। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि खान साहब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट आज इलेक्शन हो, नवंबर से पहले खान साहब की हुकूमत आए और खान साहब फिर एक किसी जनरल को आर्मी चीफ अपॉइंट करें। दैट इज़ वाई पहले दिन से ये लगे हुए हैं कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। और इलेक्शन करवाएं का दिलचस्प बात यह है कि अगर इलेक्शन कॉल हो जाती अप्रैल में जब नून लीग बड़ी पॉपुलर थी और खान साहब बड़े अनपॉपुलर थे बिकॉज 4 साल की हुकूमत की कारकर्दगी लोगों के सामने थी और ये निकाले गए थे, और जब ये निकाले गए कोई नहीं खड़ा हुआ इनके लिए,
उस वक्त इनका ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो था और सर्वेज भी ये शो कर रहे थे कि नून लीग और नवाज शरीफ पॉपुलर गेन कर गए अब, और ये गिर गई इनकी पॉपुलैरिटी। उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो खान साहब नहीं जीत सकते थे, मगर महंगाई के बाद और IMF प्रोग्राम के बाद नून लीग की ग्राफ गिर गया और खान साहब का ग्राफ बढ़ गया नेचुरली, क्योंकि वो तो खड़े हो गए कि जी देखें जी ये। अब इस सूरत में खान साहब चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो ताकि अगला आर्मी चीफ खान साहब लगाए। अच्छा, लेकिन सेठी साहब यहाँ पर आपने भी चूंकि ये जिक्र किया है कि खान साहब का बराह रास्त रब्ता हो गया है इस्टेब्लिशमेंट से, मैं उस क्वेश्चन को भी पुट ऑन करना चाह रही हूँ। साथ में ये भी पूछना चाह रही हूँ कि जो ISPR की तरफ से रिएक्शन आया है वो आपको लगा कि ये माकूल रिएक्शन है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिएक्शन है, यही रिएक्शन बनता था? देखिए रिएक्शन तो फ्रैंकली ISPR की जो सिचुएशन है और वो पहले भी जो उनकी तरफ से जो बयान आए हैं और इमरान खान के बयान के ऊपर वो सॉफ्ट ही रहे। ये भी कोई ख़ास हार्ड रिएक्शन नहीं है, आया है मगर सॉफ्ट है ये। इसके अंदर देखें ना आपने लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल किए गए कि डिसअपॉइंटिंग, रिग्रेटेबल, गम-ओ-गुस्सा, हाँ, अफसोस, तो इस किस्म की बातें की उन्होंने। इससे कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाता खान साहब को, ठीक है। और ये किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे कि क्यों सॉफ्ट मैसेज क्यों आया है। मगर बिहाइंड द सीन्स मैं आपको बता दूं, अंदर की बात ये है कि हुकूमत इस वक्त की जो है उनको पैगाम चला गया है कि सख्ती के साथ निपटें आप। अच्छा, खान को सख्ती के साथ निपटें आप। हुकूमत के ज़रिए अब सख्ती के साथ निपटा जाएगा? हुकूमत को ये कहा गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि खान को सख्ती के साथ निपटें। यहाँ तक कि हमें समझ नहीं आती है कि क्यों सख्ती के साथ क्यों नहीं निपट रहे। अच्छा, जब ये ऐसी बात करते हैं तो मेरे जैसे लोग इनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं सख्ती के साथ निपट रहे? आप लोग तो हर एक के साथ आपने सख्ती के साथ निपटा है। मेरा ख्याल है कि उसकी वजह भी बड़ी सिंपल सी है कि वो नहीं चाहते कि स्टेज ऐसी आ जाए कि खान साहब ये भी रेड बैरियर तोड़ के किसी और रेड बैरियर पे चले जाएंगे, फिर ये मजबूर हो जाएंगे टू डू समथिंग देमसेल्व्स, और वो नहीं चाहते कि वो खुद कोई एक्शन लें। अब बात यह है कि एक्शन तो वैसे भी वो लीगली वो नहीं ले सकते, एक्शन तो हुकूमत ही लेती है। तो अब इस वक्त ख़बर यही है कि काबीना बैठी हुई है, आज बैठी है, और उसके अंदर फ्लड्स भी डिस्कस हो रहे हैं और कि खान साहब के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेना है या नहीं लेना। अभी 1 मिनट और मुझे आप दे दें, मैं जाते जाते आपको कुछ खबरें दे दूँ। कौन कौन सी है? बड़ी चिड़िया जो है वो मेरा ख्याल से काफ़ी जगह से खबरें इकट्ठी करके लाई है। अब जिस किस्म के ये बयान आ रहे हैं ना, प्रेसिडेंट अलवी की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से और लोगों की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से, वो तो खैर जरदारी साहब से तो आना ही था, सबसे आना ही था, और प्रेसिडेंट अलवी जो है वो सॉरी करके थोड़ा पीछे हट गए। आज तक तो वो दिलेरी के साथ, इमरान के साथ फ्रंट लाइन्स पे खड़े हैं, मगर ये ऐसी स्टेज आ गई है कि प्रेसिडेंट साहब भी पीछे हट गए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है कि वो गवर्नमेंट और अपोजिशन सालसी का किरदार अदा करें, और कुछ इसके बारे में वो कह रहे हैं कि कुछ बिहाइंड द सीन्स कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, मगर इशारा उन्होंने कर दिया है। मैंने इशारा किया था और मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपने देखा क्या रिएक्शन आया था इंटरनेशनल कम्युनिटी का और इंटरनेशनल मीडिया का जब ये खबर लगी कि जी इमरान खान को टेररिज्म केस के अंदर केस हो गया, बड़ा इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई थी। मैंने आपसे कहा था वो इसलिए इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी थी कि टेररिज्म की चीज़ खान साहब के ऊपर बैठती नहीं है, क्योंकि टेररिज्म के बारे में हमारा ख्याल है बम फाड़ दिया, बंदे मार दिए, ये उसको टेररिज्म कहा जाता है। ये कि आपने कोई ऐसी बात कर दी जिसके साथ कुछ लोग उकसाए गए, ये आमतौर पर टेररिज्म के अंदर नहीं आता। और इमरान खान जैसे एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, तो उसकी हेडलाइंस बन गई। अब मेरा ये पेशन गोई है आपसे कि किसी सूरत में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खान साहब को कंटेम्प्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। बस मैंने कह दिया, आप जो मर्जी कर लें आप। तो फिर वो बराबरी की सतह पर खेलना, वो सारी बात वो ढूंढ लेंगे कोई ना कोई रास्ता। अच्छा, यानी इस तरह नहीं करेंगे? इस तरह नहीं होगा। तो किस तरह करेंगे? अगर ऐसे होगा तो ये फिर हेडलाइंस बनेंगी,
कि लो जी प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्होंने अदालतों के बारे में कहा था कुछ, और पाकिस्तान की अदालतें तो सबको ही पता है उनका क्या हाल है, वो तो किताबें लिखी गई हैं उनके ऊपर, वो तो खुद जज हजरात की कन्फेशंस हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी अनफेयर बात है। इसलिए और ना ही अदालतें चाहेंगी कि वो इस दलदल में फंसे। खान साहब के लिए एक स्टैंडर्ड होगा और कहीं और कुछ और स्टैंडर्ड होगा। अब मैं देख लूँगा कि अगर इनको डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते, मगर मैं ये कहता हूँ ये नहीं होंगे डिस्क्वालीफाई। तो मगर जो खतरा है कि फॉरेन फंडिंग केस में ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, उसमें उसके से जो शाखें निकल रही हैं वो क्यों कि जब वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो जब इंटरनेशनल अखबार में खबर लगेगी तो हवाला और इंटरनेशनल अखबार कौन किसका देगी, क्यों डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या किया था इन्होंने जिसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो वहाँ फिर आरिफ नकवी साहब का हवाला दिया जाएगा कि आरिफ नकवी साहब जिनको इस वक्त वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जिनके खिलाफ खड़ी हैं, जब इमरान खान साहब का तल्लुक आरिफ नकवी साहब के साथ इस्टेब्लिश किया जाएगा तो उस वक्त जो मजमून लिखे जाएंगे वो इमरान के हक में नहीं होंगे। सेठी साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगी अभी, लेकिन ये जो इंकशाफात आपने किए हैं ना, यहाँ से तो मुझे बज़ाहिर तौर पे यही लग रहा है कि ये जो हुकूमत के कांधों पे जिम्मेदारी डाली हुई है ये किसी और तरीके से पूरी की जाएगी, और पता नहीं हुकूमत मौजूदा इस वक्त तैयार है कि नहीं है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेठी साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। मैंने शेख रशीद अहमद साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनी। उन्होंने कहा कि पानी जैसे नीचे जाएगा, यानी सैलाब का पानी उतरेगा, हम लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। आपने भी बैकडोर राब्तों का जिक्र किया था। अब शेख रशीद साहब, ज़ाहिर है पानी तो उतरेगा कोई 4-5 महीनों में या 4 महीनों में, 6 महीनों में, जब भी मामला थोड़े बहुत सेटल डाउन होंगे। और दूसरी तरफ से जो आपने पेश गोई, बल्कि आपने इंसाइडर दिया है, आपने तो चिड़िया की खबर दी है कि राब्ते हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपने ये तो कहा कि इमरान खान सोचेंगे अब कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे एतबार करें या ना करें, लेकिन मेरा सवाल सेठी साहब आपसे ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोच रही है या सोचेगी कि वो अब की बार इमरान खान पे एतबार करें या ना करें, या फिर ये दिखाया दायां जाएगा मारा बायां जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सिर्फ इमरान खान नहीं सोच रहा और इस्टेब्लिशमेंट नहीं सोच रही कि क्या हम एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब भी ये सोच रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोच रही है कि क्या हम नून लीग के साथ किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक नहीं जा सकते। देखिए, अगर खान साहब की हो जाती छुट्टी, अच्छा, तो अब 2 तरीके हैं उनकी छुट्टी होने के। अच्छे वाला डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ठीक है, नवाज शरीफ भी तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे ना। क्या उसके साथ नून लीग ख़त्म हो गई थी? चला रहे हैं, हुकूमत बनाई हुई है उन्होंने। अच्छा, लोग कहेंगे नहीं वहाँ तो देखिए ना शहबाज शरीफ था, पीछे मरियम है, तो नून लीग तो ऐसे नहीं ख़त्म होती, डिनेस्टी है। खान साहब की तो डिनेस्टी नहीं है। खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो पीटीआई बेचारी उड़ जाएगी, कोई लीडर नहीं होगा। किसी को ना खान साहब मुंतखब करेंगे लीडर, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि किसी और के वाले अपनी पार्टी दी की जाए। वन मैन शो है। और ना ही किसी की हिम्मत होगी कि वो कोशिश करे लीडरी लेने की। और ये फिर पंजाब और केपी इस किस्म की डिविजन्स भी शुरू हो जाएंगी और केपी के अंदर भी शुरू हो जाएगी लड़ाई झगड़े आपस में कि कौन इनहेरिट करेगा ये नहीं करेगा। तो ये पार्टी इमरान खान के बगैर अकॉर्डिंग टू ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कहीं नहीं चलेगी। मगर मेरा तजिया फ़र्क है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन कर भी दें, पार्टी इनकी खान साहब की लीडरशिप के अंदर रहेगी। देखिए, नवाज शरीफ साहब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी ना, ही वॉज द हेड ऑफ द पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डिस्क्वालीफाई किया तो वो भी ओहदा इनसे छीन लिया था। बिल्कुल, तो खान साहब से भी छीना जाएगा। मगर जैसे मैंने कहा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खान साहब या तो आप कन्विक्ट करके उनको जेल में डाल दें, जो कि अभी उस किस्म की कन्विक्शन को इम्कान नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, कन्विक्शन जेल में डालने वाली नहीं है। अच्छा, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तो हाई कोर्ट में एक कन्विक्शन हुई है ना, वो और उस किस्म की कन्विक्शन तो इमरान खान के खिलाफ अभी शुरू भी नहीं हुआ, अच्छे तरीके से मामला चल रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो खान साहब तो धंधनाएंगे सड़कों के ऊपर, उनकी वो अपनी पार्टी को लेके चलेंगे, हर जगह पे वो जाएंगे, क्योंकि ओहदेदार भी नहीं होंगे, वो तो कैनवस भी करेंगे और इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि उनकी पार्टी जो है वो जीत के आए
और जब उनकी पार्टी जीत के आएगी और उनका ये ख्याल है कि मैं स्वीप कर जाऊंगा क्योंकि मुझे डिस्क्वालीफाई किया होगा और लोग मुझे मेरे साथ होंगे और मैं प्लेयर रहूँगा, मैं और भी बड़ा प्लेयर बन जाऊँगा और मैं फिर मेरी जो हुकूमत है, मेरी पार्टी की हुकूमत बनेगी, वो फिर कानून तब्दील करके मुझे वापस ले आएंगे, तो व्हाट्स द बिग डील। और मैं तो बाहर बैठ के भी बनी गाला बैठ के मैं सारा मुल्क चला सकता हूँ। ज़रूरी है मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठूँ? सारा मुल्क में अगर केपी की प्रोविंस और पंजाब की प्रोविंस में बनी गाला से चला सकता हूँ तो इस्लामाबाद भी मैं बनी गाला से चला सकता हूँ। तो जैसे बुज़दार एक डमी मैंने बनाया था, एक और मैं डमी बना दूंगा। पावर तो मेरे पास है, तो पावर मेरे से कौन छीनेगा? फैसले तो मैं करूँगा, देखा जाएगा फिर क्या है। और कौन सा माई का लाल है पीटीआई के अंदर जो खान साहब की बात नहीं मानेगा? खान साहब ये करो तो वो नहीं करेगा, सब करेंगे। तो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खान साहब का सियासी करियर ख़त्म नहीं होता और पीटीआई हवा में ख़त्म नहीं हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है फरवा कि इलेक्शन कब होंगे और कैसे होंगे, अहम सवाल। अहम सवाल। जो मैंने जो खबर दी थी वो ये खबर दी थी कि कोशिश की जा रही है दो किस्म की। एक किस्म की कोशिश जिसमें अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने इशारा किया है कि जी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मेरी कोशिश है ब्रिजेस बनाई जाए और बड़ा खुफिया है अभी प्री विचुअल। ये पहले भी हमने सुना था कि सेकंड लेवल कॉन्टैक्ट्स जो है वैसे वो कोई काम नहीं करते, लेकिन इसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मगर जो जिसका हवाला मैंने दिया था, जिसकी अब कुछ थोड़ी बहुत और भी सीनियर एनालिस्ट ने इसकी हिमायत की है कि इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर सर किसी ने खान साहब के साथ बात की। मैंने ये नहीं बताया कहाँ मुलाकात हुई है नहीं, मगर वो भी अब हवा में चल रही है, बात करने की ज़रूरत नहीं है, मगर चले समझे कहीं मुलाकात हो गई। अब ये इसके बारे में सब मानते हैं कि मुलाकात हुई है। अब डिफरेंस ऑफ एग्रीमेंट क्या है कि वहाँ एक तो ये कि खान साहब ने कैसे एग्री कर लिया कि इस्टेब्लिशमेंट के किस शख्स के साथ मिलना है, मगर फिर मिल लिया। अब मिल के बात क्या हुई वहाँ, ये अब किसी को नहीं पता कि बात क्या हुई। इसमें दो थियरीज़ हैं। अच्छा। एक मेरी थियरी है और एक किसी और की थियरी है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई ख़ास बात नहीं हुई, अफ़गानिस्तान के ऊपर बात हुई है और ये कहा गया खान साहब को कि आप केपी की गवर्नमेंट को समझाएं कि वहाँ तालिबान का मसला है और ये तो मेरा ये आर्गूमेंट है कि उसके लिए आपको खान साहब की ज़रूरत नहीं है वो तो आप बहुत से और तरीके समझाने के केपी की गवर्नमेंट को कि बाज आ जाओ और जो हम कह रहे हैं वही। और बेसिकली वहाँ केपी की गवर्नमेंट कोई ख़ास मुदाखलत नहीं कर रही, जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है वो वहाँ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी बात नहीं है, ये शायद एक्सक्यूज़ ही एक जिसके स्मोक स्क्रीन कि वो एक्चुअली तो हम वहाँ तालिबान की बात, मगर उसके लिए खान साहब की ज़रूरत नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक कोशिश की जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि खान साहब को थोड़ा सॉफन अप किया जाए कि तुसी इतना गुस्सा ना करो, हमारी भी कोई मजबूरियाँ हैं और हम आपको इलेक्शन ज़रूर दे देंगे, मगर अभी बड़े मुश्किल हालात हैं और इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकती और आप रेड लाइंस ना क्रॉस करें, ये ना करें वो ना करें, मुल्क ख़तरे में है, डिफ़ॉल्ट हो जाती, तो आप ठहर जाएं, अगले साल हम आपको इलेक्शन दिलवा देंगे और हम आपको फ्री इलेक्शन। मगर खान साहब ने क्या जवाब दिया, ये आप वाला सवाल आके कि क्या खान साहब उनकी इस बात पे एतबार कर सकते हैं या नहीं। और क्लियरली जो खान साहब ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया तो खान साहब उनकी बात पे कोई एतबार नहीं कर रहे। खान साहब ने तो रेड बैरियर के ऊपर पहुंचे हुए इस वक्त, ये जो उसने आखिरी बात की है, और लोगों ने गौर नहीं किया। मैं फिर ये सजेस्ट करूँगा कि उस क्लिप को एनलार्ज करके फ्रीज़ करके और ज़रा देखा जाए तो खान साहब के एक करीबी रिश्तेदार हैं हमारे दोस्त नियाज़ी साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो बड़ी अच्छी तरह खान साहब को जानते हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। वो कहते हैं कि खान साहब ने जब ये बयान दिया तो बड़े रेज में थे, गुस्से में थे। अब आप सोचिए कि जब एक शख्स सियासतदान इस किस्म के गुस्से में आ जाए तो फिर तो वो कुछ भी कह सकता है और कर भी कुछ सकता है। सियासतदान का तो मतलब ही होता है कि ठंडे दिल से हर चीज़ को देखना और सही वक्त के ऊपर स्ट्राइक करना। गुस्से के अंदर बात करना तो सियासतदान अच्छी सियासत नहीं होती। गुस्से के अंदर बात करना हमेशा उसके ख़तरनाक नताइज होते हैं। अब खान साहब अगर इस मूड में पहुँचे हुए हैं कि वो अब गुस्से में आ गए हैं
तो इसका ये मतलब है कि वो इसके बाद कोई और बैरियर भी क्रॉस करेंगे। और देखिए, मैं हमेशा ये कहता था कि खान साहब या पीछे हटें या आगे बढ़ेंगे, एक जगह पे ये नहीं रहेंगे। उनका फ़लसफ़ा इस वक्त ये है कि कीप अटैकिंग, अटैक करें ताकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से डिविजन्स हों और वहाँ पॉलिसी चेंज करवाई जाए। और वो नरमी के साथ नहीं हो सकती, वो अटैक के साथ ही हो सकती। तो वो अब अटैक पे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है कि खान साहब को ठंडा किया जाए और ये टाइम पास किया जाए, ताकि इस टाइम के अंदर खान साहब ठंडे हो जाए और उस स्टेज पे आया जाए जहाँ कोई बात आगे बढ़ा सके। क्योंकि देखिए, खान साहब को आप ख़त्म नहीं कर सकते, पीटीआई को आप डिसअपेयर नहीं कर सकते, नून लीग को आप ख़त्म नहीं कर सकते, नवाज शरीफ को आप डिसअपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो फिर ये है कि किसी न किसी स्टेज पे रेकन्सिलिएशन भी होनी पड़ेगी और आइन के मुताबिक मुल्क को आगे भी ले जाना पड़ेगा। तो जो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, जो बातचीत का ब्रिज बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो ब्रिज अब आगे तक जाएगा, वो बन गया है? मेरा नहीं ख्याल अभी बना है। अच्छा, दो तरफ कार्रवाई चल रही है। एक तरफ कोशिश की जा रही है कि बातचीत जारी रहे, और ये बाय द वे यही फ़लसफ़ा था नून लीग का जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसी इस्टेब्लिशमेंट जिसको जिन्होंने अटैक किया था उसके साथ बातचीत भी चल रही थी। टॉक टॉक, फाइट फाइट। ठीक। इधर भी खान साहब भी सेकंड लेवल पे टॉक टॉक, ऊपर से फाइट फाइट। उधर से भी बिल्कुल ऐसे ही है, टॉक टॉक, फाइट फाइट। तो ये अब कहीं ना कहीं जाके ये टॉक टॉक फाइट फाइट रिजॉल्व होगी इशू। अब वो कब होगा और कैसे होगा, एज आई सेड, वॉच दिस स्पेस। ये माह जो है सितंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अक्टूबर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नवंबर फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सवाल आपने ये सेक्शन शुरू किया एक्सटेंशन से, तो एक्सटेंशन इज़ अ मेजर इशू। और अगर आप कहें तो मैं पेशेंट गोई कर दूँ वहाँ, मगर फिर मसला हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मुझे मेरे से ना पूछिए। नहीं, हम चाहते भी बचा के रखें, अभी तो टाइम है। हाँ, तो मुझे किसी ने ये पूछा कि सेठी साहब आपका क्या ख्याल है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे कि नहीं, तो या एक्सटेंशन मांगेंगे कि नहीं। अच्छा, ये नहीं कि लेंगे कि नहीं, मांगेंगे कि नहीं। मैंने कहा वो तो ISPR की तरफ से बयान तो आ ही गया था कि जनरल साहब ने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी। ठीक, तो फिर सवाल ये किया गया अगर एक्सटेंशन नहीं लेनी थी तो इतनी हाई प्रोफाइल क्यों है इस वक्त। सारा पैसा पाके दुनिया में जो आ रहा है वो जनरल साहब की बदौलत, तो वो फ़ोन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि जो चिड़िया की खबर ये है कि वो सितंबर 23 को जो कि यूनाइटेड नेशंस में शहबाज शरीफ साहब की स्पीच है, हाँ, तो शायद जनरल साहब भी साथ चले जाएं। अच्छा, तो बहरहाल अब इस बात को यही रहने दें। एक्सटेंशन वाली बात यह है, तो जब मुझे किसी ने पूछा कि जनरल साहब एक्सटेंशन लेंगे कि नहीं लेंगे, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। मैंने कहा वो तो नहीं लेना चाहते, मगर कुछ लोग देना चाहते। हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिस पर आपकी रहनुमाई बड़ी ज़रूरी है, बड़ी लाजमी है। लेकिन जाने से पहले ब्रेक पे मैं अपना तरफ से एक सवाल करना चाहूँगी। इमरान खान के साथ जो राब्ता हुआ है वो इमरान खान की इमा पर हुआ है, उनकी तरफ से पहल हुई है या सामने से पहल हुई है? नहीं, देखिए आपने बड़ा डिफरेंस होता है। अभी यहाँ दो किस्म की बातें चल रही है ना। एक तो ये कि राब्ते हुए हैं, राब्ते तो जाहिर है जब इस किस्म के होते हैं तो प्रेसिडेंट अलवी के जरिए होते हैं ना। ठीक है, अच्छा बस करो यार। ठीक है, सब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापसी पर मजीद गुफ्तगू। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सेठी साहब। अब चूँकि आखिरी पार्ट हमारा रह गया, आखिर में हमने गुफ्तगू करनी है मईशत की। IMF प्रोग्राम तो हमने ज़ाहिर बहाल कर लिया है, तीसरी किस्त जो है वो बहाल हो गई है, लेकिन मुश्किलात बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। आपने इससे पहले इस पर तबसरा किया था कि किस तरीके से डॉलर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। वो पहले देख लेते हैं। एक और पेशेंट को ही करता हूँ जी, ये गिरेगी 210-15 तक आएगी, उसके बाद फिर ये चढ़ेगी। ऐसा क्यों ये होगा? फिर थोड़ा, हाँ, फिर ये थोड़ा सा झटका आएगा, ये फिर ऊपर जाएगी थोड़ा, फिर जाके नीचे आके स्टेबल हो जाएगी एक जगह पे। उसकी वजह ये है कि फिर एक स्टेज ऐसी आएगी। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने फिर थोड़ा सा जो आइटम्स बैन किए हैं वो थोड़े से सवाए 3-4 आइटम्स के, बाकी सब जो है वो बैन जो है वो रिमूव करने लगे। उसके साथ फिर करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस पर जो है आपने पेशगोई तो की थी, लेकिन शब्बर जदी साहब कह रहे हैं कि अभी भी खतरा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ IMF ने जो कहा है वो ये कहा है कि हो सकता है कि लोग मुजाहरे भी करें, क्योंकि महंगाई की जो शरह है वो अब 20% या इससे ऊपर जा सकती है।
तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, महंगाई तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो रही है, तो कैसे मैनेज कर रही है हुकूमत? देखिए, दो सवाल खड़े हो गए। एक ये कि जो डॉलर पहले ये अब ऊपर क्यों गया है और क्यों गिरेगा ये, पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ, फिर मैं ये आपको बताता हूँ कि जो डिसकंटेंटमेंट है, ये जो सड़क के ऊपर नाराज़गी है, ये फट सकती है, नहीं फट सकती, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि जब ये IMF का प्रोग्राम अनाउंस हुआ था तो उस फौरी तौर पे डॉलर थोड़ा सा गिरा था, मगर अब फिर चढ़ना शुरू हो गया। वो गिरा इसलिए था कि ये पता चल गया था कि IMF का प्रोग्राम आ रहा है और जब आएगा तो पैसे आ जाएंगे, स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स खुल जाएंगी। ठीक, जब खुल जाएंगी, ये जो बैन हुई जो मैंने जिक्र किया, ये खुल जाएंगी तो फिर और इसलिए लोगों ने जिनके पास डॉलर पड़े हुए थे उन्हें बेचने शुरू कर दिए। ठीक है, मगर अब वो जो पैसे जो रोक के रखे हुए थे ना, वो निकाल दिए। आपको पता है डॉलर 2215 तक आ गया था, 240 से गिर के 230, 225, 230, 28, 18, 15 यहाँ था। अब फिर चढ़ गया, चढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि वो जो झटका था ना वो ख़त्म हो गया। अब इन फ्लड्स आ गए ऊपर से। फिर मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया है कि अब हम सोच रहे थे कि बैन को विड्रॉ करेंगे, अब खोल देंगे। अब उन्होंने फिर कहा है कि इतना नुकसान हो गया है कि हमें इंपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, स्पेशली फूड आइटम्स एंड कॉटन एंड इस वीट इंक्लूडिंग, कि फिर हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसलिए वी आर नाउ अंडर प्रेशर कि हम बैन को बरकरार रखें, विच मीन्स कि अगेन शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स। तो इसलिए मसला वही कि फिर डॉलर बढ़ रहा है। अब जब तक वो बाकी पैसे नहीं आते जो कि 10 अरब डॉलर के करीब आने हैं मुख्तलिफ मुखालिफ ममालिक से आने और ऑयल फैसिलिटीज़ डिफर्ड फैसिलिटी होनी है, तो ये उस जब तक वो आएंगे नहीं तो ये अभी ऐसे ही रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा। मगर मैं नहीं समझता ज़्यादा गिरेगा ये, अब थोड़ा सा गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। उसकी वजह ये है कि दुनिया के अंदर भी एक इकॉनमी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और आपने देखा कि इस वक्त UK के अंदर जो नई प्राइम मिनिस्टर साहिबा बनी है, उन्होंने सबसे पहले, वो तो राइट विंग की है, वो तो टैक्स कट्स चाहती हैं और उन्होंने तो कभी हेल्प नहीं की लोगों की। वो तो कंजर्वेटिव राइट विंग पार्टी है, वो तो अमीरों की पार्टी है। उन्होंने भी ये कहा कि 100 अरब पाउंड का वो एक बजट बना रहे हैं कि ये जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और लोगों को मुश्किलात, गरीब लोगों को स्पेशली वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए कोई फंड क्रिएट करें। वहाँ भी ये प्रॉब्लम आ गया है, इवन इन US तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये तो इसलिए जब वहाँ इकॉनमी कंट्रैक्ट करेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स उस रेट पे नहीं बढ़ेगी जिस रेट पे आपने बढ़ानी है और अपने आप को डॉलर ख़रीदने के लिए। तो इसलिए आपके लिए आपके प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं होंगे। ऊपर से ये फ्लड्स आ गए। अब एस्टिमेट्स ये हैं कि पहले ये था कि 2012 में कोई 10 बिलियन डॉलर का नुकसान था, अब तो वो कह रहे हैं 20 बिलियन डॉलर तक जाएगा। और अभी तक फ्लड्स ख़त्म नहीं हुए, भी आ रहे हैं। अभी तो अपर पंजाब में इधर कहते हैं हो गई है मजीद बारिशों की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल हालात है। IMF ने जो इशारा किया है कि जो पहले उनका ख्याल था कि ग्रोथ 5.5% बढ़ जाएगा सारा आपकी इकॉनमी, वो अब कहते हैं कि 3-3.5% पे आगे गिरेगी। दूसरा वो ये कहते हैं जाहिर है मुलाजमतें कम हो जाएंगी, महंगाई जो है वो कम ख़त्म नहीं होगी इस तरीके के साथ। तो इसलिए परेशानी ये है कि किसी न किसी स्टेज पे आवाम बेबस होके गुस्से में बाहर ना निकल आए। अगर आवाम बाहर निकल आई तो उसको कैसे कौन कंट्रोल करेगा। तो इसलिए ये खदशा हमेशा रहता है हम जैसे मुल्कों में कि जब आवाम बाहर निकलती है तो फिर हर किस्म के उसके अंदर एलिमेंट्स कूद जाते हैं और वो एक जमहूरी रिवोल्ट नहीं होता, वो कुछ और ही उसके फिर डायमेंशंस हो जाते हैं। तो ये राइट्स का जो ख़तरा हमेशा होता है। अभी आपने देखा छोटे छोटे राइट्स तो बिजली के बिलों के ऊपर हो गए ना, कैसे भागी गवर्नमेंट, भागी अदालतें, भागी करो ठीक करो ठीक करो ठीक करो और ताकि ठंडा करो ठंडा करो। तो कल को आटा नहीं मिलेगा तो आपका ख्याल है लोग चुप करके बैठे रहेंगे। तो इसलिए गंदम इंपोर्ट होगी, ये होगा, कॉटन फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी अगर, क्योंकि कॉटन क्रॉप आपका डिस्ट्रॉय हो गया साउथ में। तो अगर ऐसे हुआ तो कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कॉटन इंपोर्ट की तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पैसे जो आ रहे हैं वो ऐसे ही जाएंगे बाहर जैसे कि पानी गिर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बड़े ख़तरनाक हैं और मुश्किल है। इसलिए ये जो बयान आ रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगी,
क्योंकि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का एहसास हो गया है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो और बढ़ गई हैं और उनकी हेल्प करनी चाहिए। मेरा ये तज्जिया है कि IMF आपके साथ अब नरम रवैया इख्तियार करेगा, बिल्कुल 2023 तक उन्होंने कहा भी है, रवैया नहीं करेगा। और इसी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी अब आपको फ्लड रिलीफ के लिए पैसे मिलेंगे। ठीक है सेठी साहब, बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया आज का रहा, लेकिन मुझे जो एंड पे कंक्लूड करना है वो ये कि अवाम तो फिर भी बाहर है, चाहे वो महंगाई की वजह से हो या इमरान खान साहब की वजह से हो। बहरहाल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फरवा वहीद को नजम सिटी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।